आइए सुनते हैं। मैं सत्यजीत संकी रे महाशय की का लिखी पूरा नाम कहानी कभी नहीं जान संकी पाया। महाशय। मुझे इतना ही पता चल सका कि उसका कुल नाम मुखर्जी था। उसकी सूरत शक्ल ऐसी थी कि जो एक बार उसे देख ले जिंदगी भर भूल नहीं सकता। वो करीब 6 फीट लंबा था। उसके शरीर से स्पष्ट था कि मोटापे से उसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं रहा। उसकी पीठ धनुष के समान चापाकार थी और उसकी गर्दन, भुजाओं, हाथों तथा माथे पर अनगिनत नसें उभरी हुई थी, जिन्हें देखकर लगता था जैसे वे त्वचा के बाहर निकल आई हों। वो रोजाना एक ही पोशाक पहनता, सफेद कमीज के साथ फला लेन की काली पतलून, सफेद मोजे और सफेद टेनिस शूज। और वो हमेशा एक मजबूत छड़ी हाथ में लेकर निकलता। इस छड़ी की जरूरत शायद उसे इसलिए भी पड़ती थी क्योंकि वो सैर के लिए प्रायः उबड़ खाबड़ कच्चे रास्तों और जंगली पेड़ पौधों के बीच से होकर जाता। संकी महाशय से मेरी मुलाकात 10 वर्ष पूर्व हुई, जब मैं एक बैंक में काम करता था। उस वर्ष मैंने मई के शुरू में 10 दिन का अवकाश लिया था और अपने मनपसंद पहाड़ी नगर दार्जिलिंग के भ्रमण पर गया हुआ था। वहां पहुंचकर पहले दिन ही संकी महाशय से मेरी भेंट हो गई। 4:30 बजे के करीब मैं सैर के लिए होटल से निकल गया था। एक प्याला चाय पीने के बाद दोपहर में हल्की सी बारिश हो गई थी। चूंकि वहां फिर बारिश होने की पूरी संभावना थी, इसलिए मैंने बाहर निकलने से पहले बरसाती पहन ली थी। जब मैं दार्जिलिंग में सबसे रमणीय एवं शांत सड़क जबलपुर रोड पर चहलकदमी करते हुए जा रहा था, मैंने करीब 50 गज की दूरी पर अचानक एक आदमी को देखा। वो उस जगह खड़ा हुआ था जहां सड़क मुड़ती है। उसका शरीर आगे की ओर झुका हुआ था और वो एक छड़ी के सहारे झुककर सड़क किनारे उगी घास को बड़े ध्यान से देख रहा था। पहले तो मुझे इसमें कुछ भी असाधारण नहीं लगा। वो शायद किसी जंगली फूल या किसी कीट पतंगे को दिलचस्पी से देख रहा था। मैंने उसकी तरफ एक सरसरी निगाह डाली और चलता रहा। तथापि जैसे ही मैं उसके कुछ अधिक निकट पहुंचा, मैंने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ जरूर है। उस आदमी की प्रगाढ़ एकाग्रता चकित करने वाली थी। मैं कुछ ही कदम की दूरी पर खड़ा उसको घूर रहा था, लेकिन उसने मेरी तरफ कतई ध्यान नहीं दिया। वो अभी भी घास के ऊपर झुका हुआ था। उसकी दृष्टि घास पर ही लगी हुई थी। मुझसे नहीं रहा गया तो मैंने उससे पूछ ही लिया, क्या आप भी कोई चीज खो गई है? कोई जवाब नहीं दिया उसने। क्या वो बहरा था? मेरी उत्सुकता बढ़ गई। मैंने भी अब पक्का इरादा कर लिया कि देखते हैं आगे क्या होता है। अतः मैंने एक सिगरेट सुलगाई और इंतजार किया। करीब 3 मिनट बाद उस आदमी के अंगों में जान पुनः लौट आई लगती थी। वो थोड़ा और आगे झुक गया और उसने अपनी एक बांह घास की तरफ बढ़ा दी। फिर उसने अपनी उंगलियां घनी घास के अंदर डाल दी और एक पल के बाद ही अपना हाथ खींच लिया। अंगूठे और तर्जनी के बीच उसने एक छोटी चक्की जैसा कुछ पकड़ा हुआ था। मैंने ध्यान से देखा। ये एक बटन था, 50 पैसे के सिक्के जितना बड़ा। शायद ये बटन कभी उसकी जैकेट में लगा रहा होगा। उस आदमी ने बटन को अपनी आंखों के पास लेकर बड़े ध्यान से जांचा, कई बार उलट पलट कर देखा और फिर जीभ से टक 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 कर खेद प्रकट करते हुए उसे जेब में डालकर माल की तरफ चल दिया। मेरी ओर उसने देखा भी नहीं। बाद में शाम के समय जब मैं होटल लौट रहा था, रास्ते में मुझे दार्जिलिंग के एक पुराने निवासी डॉक्टर मौलिक टकरा गए। वो मॉल पर फवारे के पास खड़े थे। डॉक्टर मौलिक मेरे पिता के सहपाठी थे और मुझे बहुत प्यार करते थे। मैंने उनको बताए बिना नहीं रह सका कि आज कैसे अजीब सन के आदमी को मैंने देखा। मेरी बात सुनने के बाद डॉक्टर मौलिक बोले, ठीक है, तुमने जो हुलिया बताया उससे लगता है कि सन की महाशय से तुम्हारी भेंट हो चुकी है। कौन महाशय? सन की। ये एक अफसोसनाक किस्सा है। असल में मुझे उसका पहला नाम याद नहीं आ रहा। उसका कुल नाम अर्थात सरनेम मुखर्जी है। वो करीब 5 वर्ष से दार्जिलिंग में है। उसने ग्रिंडलेज बैंक के निकट एक कॉटेज में एक कमरा किराए पर लिया हुआ है। यहाँ आने से पहले वो कटक में रवेंशा कॉलेज में फिजिक्स पढ़ाया करता था। मैं समझता हूँ वो एक समय मेधावी छात्र था और उसके पास फिजिक्स में एक जर्मन डिग्री है, लेकिन उसने नौकरी छोड़ दी और यहाँ रहने चला आया। शायद उसके पास कोई पैतृक संपत्ति है या कोई निजी आमदनी है जिसके सहारे उसकी जिंदगी चल रही है। आप क्या उसे जानते हैं? यहाँ आने के कुछ ही समय पश्चात वो एक बार मेरे पास आया था। वो कहीं लड़खड़ा गया था और गिर पड़ा था। उसके घुटने में घाव हो गया था। घाव सड़ने लगा था। मैंने उसका इलाज किया और वो ठीक हो गया। लेकिन उसे सनकी क्यों कहा जाता है? डॉक्टर मौलिक ठठाकर हंसने लगे। उसके अजीबोगरीब शौक के कारण उसका यह नाम पड़ा। मैं नहीं बता सकता कि पहले पहले किसने उसे यह नाम देने के बारे में सोचा। उसका शौक क्या है? तुमने खुद ही देख लिया, नहीं देखा क्या? उसने सड़क किनारे से एक बटन उठाया और अपनी जेब में रख लिया। यही उसकी हॉबी, उसका शौक है। वो कोई भी पुरानी चीज उठा लेता है और उसे कमरे में सुरक्षित रखता है।
कोई भी पुरानी चीज? क्या मतलब? किस कारण से उस आदमी के बारे में जानने की मेरी उत्कंठा बढ़ती गई। खैर, डॉक्टर मौलिक ने कहा, मैं इसे उसका शौक कहता हूँ, लेकिन उसका दावा है कि उसके संग्रह में हर वस्तु अत्यंत महत्वपूर्ण और बहुमूल्य है। स्पष्ट है उन सब चीजों के पीछे कोई ना कोई कहानी है। उसे ये कैसे पता? डॉक्टर मौलिक ने अपनी घड़ी देखी। तुम उससे स्वयं क्यों नहीं पूछते? उन्होंने कहा, उससे कोई मिलने जाए तो उसे हमेशा अच्छा लगता है, क्योंकि उसकी कहानियां खत्म नहीं होती है। कहानियों का अकूत भंडार है उसके पास। हालांकि वो सब निरी बकवास है, कहना नहीं चाहिए, लेकिन उसे सुनाने में मजा आता है। तुम उसके किस्से सुनकर खुश होते हो या नहीं, ये दूसरी बात है। अगली सुबह नाश्ते के बाद मैं होटल से जल्दी निकल गया और सन की महाशय का मकान तलाशने लगा। मकान आसानी से मिल गया, क्योंकि ग्रिंडलेज विलेन के पास रह रहे अधिकतर लोगों को पता था कि वो कहाँ रहता है। मैंने 17 नंबर के मकान के दरवाजे पर दस्तक दी। उस आदमी ने अविलंब दरवाजा खोला और मुझे हैरानी हुई जब वो तुरंत मुझे पहचान गया। तुमने कल मुझसे पूछा क्यों नहीं? कुछ नहीं पूछा था, लेकिन मैं जवाब दे नहीं सका। मेरा विश्वास करें, मेरी बोली नहीं निकली। ऐसे समय में अगर मैं ध्यान भटकने दूं तो बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है। कृपया अंदर आएं। उसके कमरे में दाखिल होते ही मेरी निगाह सबसे पहले दीवार से लगे शीशे की एक अलमारी पर पड़ी, जिसके हर खाने में बहुत ही साधारण विविध वस्तुएं रखी हुई थी, और उनमें एक भी वस्तु ऐसी नहीं थी जिसका दूसरी वस्तु से कोई संबंध हो। उदाहरण के लिए, एक खाने में किसी पौधे की जड़ थी, एक जंग लगा ताला था, गोल्ड फ्लेक्स सिगरेट का एक पुराना टीन का डिब्बा था, पुनाई में काम आने वाली एक सुई थी, जूतों का एक ब्रश था और टॉर्च की पुरानी बैटरी थी। उसने मुझे उन चीजों को घूरते हुए देख लिया और कहा, इनमें से कोई भी चीज तुम्हें रुचिकर नहीं लगेगी, क्योंकि इनका मूल्य सिर्फ मैं जानता हूँ। मैं समझता हूँ आपके संग्रह में हर चीज के पीछे कोई कहानी छिपी है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये बात तो अधिकतर चीजों के मामले में सच नहीं है क्या? मान लीजिए, अगर आप इस घड़ी के बारे में विचार करें जो आप पहने हुए हैं, मैंने कहना शुरू किया, लेकिन उस आदमी ने एक हाथ उठाया और मुझे रोक दिया। हाँ, कोई विशेष घटना अनेक चीजों से संबंधित हो सकती है, उसने कहा, किंतु उनमें से कितनी चीजें अतीत की यादों को संभाल रख सकेंगी, जो उन्होंने देखा है, उनकी स्मृति को। उस जैसी कोई वस्तु शायद ही कहीं तुम्हें मिले। मिसाल के लिए ये बटन जो कल मैंने पाया। वो बटन कमरे में सामने एक तरफ के अंत में लिखने की मेज पर पड़ा हुआ था। सन की महाशय ने बटन उठाया और मुझे पकड़ा दिया। वो बादामी रंग का बटन था और स्पष्टतः किसी जैकेट से निकला हुआ था। मुझे उससे कुछ भी विशेष नजर नहीं आया। क्या तुम कुछ देख सकते हो? उसने पूछा। मुझे मानना पड़ा कि मैं कुछ नहीं देख सका। सन की महाशय ने कहना शुरू किया, ये बटन एक अंग्रेज की जैकेट से टूटा था। वो घोड़े पर सवार होकर जबलपुर रोड से जा रहा था। वो करीब 60 वर्ष का था, घुड़सवारी की पोशाक पहने हुए था, हट्टा कट्टा था और एक सैनिक अधिकारी था। जब वो उस जगह पहुंचा जहां वो बटन मुझे मिला था, उसको एक दौरा पड़ा और वो अपने घोड़े से गिर गया। वहां से गुजरते हुए 2 लोगों ने उसे देखा और उसकी मदद के लिए दौड़ा, लेकिन वो पहले ही मर चुका था। घोड़े से गिरते समय उसकी जैकेट से ये बटन टूटकर गिर गया था। क्या तुमने कल ये घटना होते देखी? मेरा मतलब, ये सभी भूतकालीन घटनाएं? स्पष्ट रूप से। मैं जितना अधिक एकाग्रचित होता हूं, उतना ही बेहतर देख पाता हूं। ऐसी चीजें आप कब देख सकते हैं? जब कभी कोई ऐसी वस्तु मेरे सामने आती है जिसमें मुझे अतीत में वापस ले जाने की विशेष शक्ति होती है। इसकी शुरुआत एक सिर दर्द से होती है, फिर मेरी दृष्टि धुंधलाने लगती है और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मैं मूर्छित हो जाऊंगा। कभी कभी मुझे सहारे की जरूरत महसूस होती है, अन्यथा लगता है कि मैं गिर जाऊंगा। लेकिन तभी विभिन्न दृश्य मेरी आंखों के सामने झिलमिलाने लगते हैं और मेरी टांगें पुनः स्थिर हो जाती है। जब ये सारी स्थिति समाप्त हो जाती है, मेरा ज्वर बढ़ जाता है। हर बार। पिछली रात 8 बजने तक मेरा ज्वर 102 डिग्री के आसपास था, लेकिन कुछ ही घंटे ही रहता है। आज मैं बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। उसने जो कुछ भी कहा बहुत अतिशयोक्तिपूर्ण लग रहा था, लेकिन मुझे बहुत मजा आया। क्या आप मुझे 1-2 उदाहरण और बता सकते हैं? मैंने पूछा। वो शीशे की अलमारी उदाहरणों से भरी हुई है। वो नोटबुक देखते हो, उसमें प्रत्येक घटना का विस्तृत विवरण दिया हुआ है। तुम कौन सा सुनना चाहोगे? इससे पहले कि मैं कुछ कहूं, वो शीशे की अलमारी तक गया और उसमें से 2 चीजें निकाल कर ले आया। एक बहुत पुराना चमड़े का दस्ताना था और दूसरा चश्मे का एक लेंस था। उसने दोनों चीजों को मेज पर रख दिया। ये दस्ताना, उसने मुझे बताया, पहली चीज है जो मुझे मिली। मेरे संग्रह में ये पहली वस्तु है। जानते हो ये मुझे कहाँ मिला? स्विट्जरलैंड में।
लुसन के बाहर एक वन में। तब तक मैं मारबर्ग में अपनी पढ़ाई समाप्त कर चुका था और भारत वापस आने के लिए पहले उस महाद्वीप का भ्रमण करना चाहता था। उस दिन मैं सुबह की सैर के लिए निकला था। उस वन के बीच में एक शांत एवं एकांत रास्ता जाता था। कुछ देर चलने के बाद मैंने थकान महसूस की और मैं एक बेंच पर बैठ गया। बस तभी मेरी निगाह उस दस्ताने के एक हिस्से पर पड़ी जो एक पेड़ के तने के पास झाड़ झंकार से बाहर निकला हुआ था। उसी क्षण मेरा सिर चकराने लगा। फिर मेरी दृष्टि धुंधा गई और फिर मैं सब कुछ स्पष्ट देख सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे आप कोई फिल्म देख रहे हो। अच्छे शानदार वस्त्र पहने हुए संभवतः किसी अभिजात वर्ग का एक पुरुष उसी मार्ग पर टहल रहा था। उसके मुंह में एक स्विस पाइप था, हाथों पर चमड़े के दस्ताने थे और वो एक छड़ी लिए हुए था। अचानक झाड़ियों के बीच से दो आदमी बाहर निकले और उन्होंने उस पर हमला कर दिया। उस भद्र पुरुष ने उनसे मुकाबला करने की कोशिश की। उस भिड़ंत के चलते उसके सीधे हाथ का दस्ताना निकल गया। उन दुष्टों ने उसे पकड़ लिया, उसे बेरहमी से मार डाला और उसकी जेबों में से सारा रुपया पैसा लूट लिया तो उसकी सोने की घड़ी उतार कर ले गए। क्या वास्तव में ऐसी कोई घटना हुई थी? मुझे 3 दिन अस्पताल में रहना पड़ा। मुझे बुखार था और सरसाम हो गया लगता था। कुछ अन्य समस्याएं भी थी। वहां के डॉक्टर कोई निदान नहीं कर सके, लेकिन 1-2 दिन के बाद मैं पूरी तरह ठीक हो गया, जैसे कोई जादू हो गया हो। अस्पताल छोड़ने के बाद मैंने छानबीन शुरू कर दी। अंततः मुझे पता चला कि 2 वर्ष पहले काउंट फर्डिनेंड नामक एक अमीर आदमी उस जगह पर मारा गया था, ठीक उसी तरह जैसा मैंने देखा था। उसके पुत्र ने दस्ताना पहचान लिया। उस आदमी ने ये कहानी इतनी सरलता और इतनी स्वाभाविक रूप से सुनाई कि मुझे उस पर विश्वास न करने का कोई कारण नहीं सूझा। क्या आपने उसी समय से चीजें इकट्ठा करना शुरू किया? मैंने पूछा। खैर, उस पहली घटना के बाद 10 वर्ष तक कुछ नहीं हुआ। तब तक मैं घर लौट आया था और कटक में एक कॉलेज में पढ़ाने लगा था। कभी कभी मैं अवकाश पर चला जाता। एक बार मुझे वॉल्टियर जाने का मौका मिला। दूसरी घटना उसी दौरान हुई। मैंने ये लेंस तट पर चट्टानों के बीच फंसा पाया। एक दक्षिण भारतीय सज्जन ने अपना चश्मा उतार कर दिया था और वो समुद्र में नहाने चला गया था। वो कभी वापस नहीं आया। तैरते समय उसकी टांगों में मरोड़ आ गई थी और वो डूब गया। मैं अभी तक उसे पानी में से अपने हाथ ऊपर उठाए और मदद के लिए चीखते हुए देख सकता हूँ। ये दिल तोड़ने वाली घटना थी, बड़ी दर्दनाक घटना। ये लेंस जो मुझे उस घटना के 4 वर्ष बाद मिला, उसके चश्मे से निकला हुआ है। हाँ, मैंने जो देखा वो सच था। जैसे कि मुझे बाद में पता चला, ये डूबने की एक मशहूर घटना थी। डूबकर मरने वाले आदमी का नाम शिवरामन था। वो कोयम्बतूर का था। सनकी महाशय ने दोनों चीजें वापस रख दी। फिर वो बैठ गया। क्या आप जानते हैं मेरे संग्रह में कितनी चीजें हैं? 100 पत्थर। मैंने उन्हें 30 वर्षों से अधिक समय में एकत्रित किया है। क्या आपने कभी सुना है किसी व्यक्ति के पास ऐसी वस्तुओं का भंडार हो सकता है? मैंने अपना सिर हिला दिया। नहीं, आपका शौक अद्भुत है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मुझे बताएं, क्या इनमें से हर वस्तु का मौत से कुछ संबंध है? वो आदमी गंभीर हो गया। हाँ, ऐसा ही प्रतीत होता है। सिर्फ मृत्यु नहीं, बल्कि अचानक या अस्वाभाविक मृत्यु, हत्या, खुदकुशी, अपमृत्यु, दिल की धड़कन रुक जाने के कारण मृत्यु, इसी प्रकार की घटना। क्या ये चीजें आपको सड़क किनारे पड़ी हुई मिली या आपने इन्हें सागर तटों पर और वनों में पाया? हाँ, इनमें से अधिकांश को। शेष वस्तुओं को मैंने नीलामी में प्राप्त किया या प्राचीन वस्तुओं की दुकान पर गया। कट ग्लास के बने उस मध्य पात्र को देखो। ये मुझे कलकत्ता में रसल स्ट्रीट में एक नीलामी गृह में मिला। 19वीं सदी में किसी समय उस जग में शराब में विष मिला दिया गया था। एक अंग्रेज, ओह कितना लंबा और तगड़ा था वो, कलकत्ता में उस शराब को पीकर मर गया। अब मैंने शीशे की उस अलमारी की तरफ देखना बंद कर दिया था और मैं उस आदमी के निकट से देख रहा था, लेकिन उसके हाव भाव में मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लगा जिससे लगे कि वो झूठ बोल रहा है या कि वो कोई ठग है। क्या वो पागल था? शायद नहीं, ऐसा भी नहीं प्रतीत होता था। उसकी आंखों में झांकने से जरूर ऐसा लगता था जैसे वो कहीं दूर देख रहा हो, लेकिन ये कोई असामान्य बात नहीं थी।
कवियों की आंखों में प्राय ऐसा भाव होता है, या फिर अत्यंत धार्मिक और आध्यात्मिक लोगों की आंखों में। मैं अधिक देर नहीं रुका। जैसे ही मैंने गुड बाय कहा और कमरे के बाहर निकलने को हुआ, उस छूट सरीखे लोगों के लिए हमेशा खुला रहता है। आप कहाँ ठहरे हुए हैं? एलिस विला। समझा, यहाँ से सिर्फ 10 मिनट का रास्ता है। मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप सहानुभूतिपूर्ण एवं समझदार लगते हैं। डॉक्टर मौलिक ने उस शाम मुझे चाय पर बुलाया था। 2 अन्य मेहमान भी थे। चाय के साथ कुछ मसालेदार चीजों का आनंद लेते हुए मैंने संगी महाशय का विषय छेड़ दिया। डॉक्टर मौलिक ने पूछा, तुम वहां कितनी देर रुके? करीब 1 घंटा। हे भगवान! डॉक्टर मौलिक की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई। तुम उस धोखेबाज को 1 घंटे तक सुनते रहे? मैं हंस पड़ा। इतनी तेज बारिश हो रही थी कि मेरे लिए कहीं और जाना तथा अपना मन बहलाव करना संभव नहीं था। अपने होटल के कमरे में पड़े रहने से तो उसके किस्से सुनना कहीं अधिक रुचिकर था। आप किसके विषय में बात कर रहे हैं? ये सवाल करीब 40 वर्ष के एक आदमी ने किया। डॉक्टर मौलिक ने मुझे उसका परिचय श्रीमान खस्तगीर के रूप में दिया था। डॉक्टर मलिक ने जब सनकी महाशय के बारे में बताया, खस्तगीर ने एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान फेंकते हुए कहा, आपने ऐसे लोगों को दार्जिलिंग में आने और बसने क्यों दिया डॉक्टर मलिक? वे कुछ नहीं करते, सिर्फ हवा को दूषित करते हैं। डॉक्टर मौलिक के होंठों पर एक हल्की मुस्कान उभरी। क्या इतने बड़े स्थान की हवा सिर्फ एक आदमी से प्रदूषित हो सकती है? मैं ऐसा नहीं समझता हूं, उन्होंने टिप्पणी की। तीसरे मेहमान थे श्रीमान नस्कर। श्री नस्कर ने हमारे समाज पर धोखेबाजों और ठगों के प्रभाव पर एक छोटा मोटा भाषण दे डाला। अंत में मुझे कहना ही पड़ा कि सनकी महाशय इस कदर अकेलेपन में रहता है कि दार्जिलिंग में समाज को उसके द्वारा प्रभावित किए जाने की संभावना अत्यंत क्षीण है। डॉक्टर मौलिक को दार्जिलिंग में रहते हुए 30 वर्ष से अधिक हो चुके थे। खस्तगीर भी एक पुराने निवासी थे। कुछ समय बाद मैंने उनसे केवल एक प्रश्न पूछा, क्या किसी अंग्रेज को घोड़े पर सवार होकर जलपहाड़ रोड में जाते हुए कभी दिल का दौरा पड़ा था? क्या आपको ऐसी कोई घटना याद आती है? कौन? आपका तात्पर्य मेजर ब्रैडले से है क्या? डॉक्टर मौलिक ने जवाब दिया। वो घटना करीब 8 वर्ष पहले की है। उसे दौरा पड़ा था। हाँ, मैं समझता हूँ ये घटना जलपहाड़ रोड पर ही घटी थी। उसे स्थानीय अस्पताल लाया गया था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पर आप किस लिए पूछते हैं? मैंने उन्हें उस बटन के बारे में बताया जो सनकी महाशय को मिला था। श्रीमान खस्तगीर ने घोर अपमानित महसूस किया। आपका मतलब है उस आदमी ने आपको ये किस्सा सुनाया और दावा किया कि उसके पास कोई अलौकिक शक्ति है? वो आदमी अव्वल दर्जे का पागल लगता है। क्यों? उसने दार्जिलिंग में कुछ ही वर्ष बिताए हैं, ठीक कह रहा हूं ना? उसने ब्रैडले की मौत के बारे में सुन लिया होगा किसी को बात करते। इसमें अलौकिक क्या है? सच कहूं तो यही विचार मेरे मन में भी आया था। अगर सनकी महाशय ने दार्जिलिंग में किसी के मुंह से गुस्सा सुना हो तो इसमें कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं था। मैंने विषय बदल दिया। अगले कुछ पल इधर उधर की दूसरी बातें करने में बीत गए। जब उठकर चलने का समय हुआ तो श्रीमान नस्कर भी खड़े हो गए। उन्हें मेरे होटल के आगे जाना था। उन्होंने कहा इसी कारण वो मेरे साथ वापस जाना चाहते थे। हमने डॉक्टर मौलिक को गुड बाय कहा और चल पड़े। अंधेरा छाने लगा था। दार्जिलिंग में आने के बाद से पहली बार मैंने ध्यान दिया कि घने वो काले बादल इधर उधर छिटके हुए हैं। बादलों के बीच दरारों से अस्त होते सूरज की रोशनी फूट रही है और नगर के ऊपर तथा नगर के घेरे हुए पहाड़ों पर एक प्रकाश बिंदु की तरह गिर रही है। नस्कर महोदय मुझे चुस्त रुस्त लगे थे, लेकिन अभी स्पष्ट हो गया कि उन्हें चढ़ावदार रास्ते में चलने में कठिनाई हो रही थी। तथापि चलते चलते बीच बीच में रुककर उन्होंने मुझसे पूछा, ये सनकी महाशय रहते कहाँ हैं? क्यों, आप उनसे मिलना चाहते हैं क्या? नहीं, यूं ही उत्सुकतावश। मैंने उन्हें बता दिया कि सनकी महाशय कहाँ रहते हैं। फिर मैंने आगे कहा, वो आदमी अक्सर लंबी सैर के लिए जाता है। वो कब हमसे टकरा जाए कौन जानता है। हैरानी की बात है, 2 मिनट के बाद ही जब हम एक मोड़ पर पहुंचे, मैंने सनकी महाशय को विपरीत दिशा से आते हुए देखा। उसने एक हाथ में मोटी सी छड़ी थी, दूसरे हाथ में कमार में लपेटा हुआ एक पैकेट था। मुझे देखकर वो मुस्कुराया नहीं, लेकिन फिर ऐसा भी नहीं लगा कि वो नाराज है।
मेरी बिजली सप्लाई के साथ कुछ गड़बड़ है, उसने कहा। घर में बिजली नहीं है, इसलिए मैं मोमबत्ती खरीदने बाहर जा रहा हूँ। सौजन्यता की खातिर मैं श्रीमान नस्कर की तरफ मुड़ा। ये श्री मुखर्जी हैं और ये है नस्कर महोदय, मैंने परिचय देते हुए कहा। श्री नस्कर काफी पाश्चात्य ढंग के निकले। नमस्कार कहने के बजाय उन्होंने अपना हाथ बढ़ा दिया। सनकी महाशय ने एक शब्द भी बोले बिना हल्के से हस्त मिलाप किया। फिर वो एक मूर्ति बने उसी जगह खड़े रहे। नस्कर और मुझे ये देखकर थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। करीब आधा मिनट के बाद नस्कर ने चुप्पी तोड़ी। तो ठीक है, मुझे अब चलना चाहिए, उन्होंने कहा। मैंने आपके बारे में सुना था मिस्टर मुखर्जी, आज किस्मत से मैंने आपके दर्शन भी कर लिए। मुझे भी कुछ कहना था। गुड बाय मिस्टर मुखर्जी, मैंने कहा कुछ मूर्खता के एहसास के साथ। सनकी महाशय सच में बावला लगता था। वो सड़क के बीच में खड़ा था, सोच में डूबा हो। उसने हमें शायद सुना नहीं और ना हमें जाते हुए देखा। हो सकता है नस्कर महोदय उसे पसंद ना आए हों, लेकिन क्या उसी दिन सुबह उसने मुझसे एक अच्छे मित्र जैसा व्यवहार नहीं किया? हमने उसे पीछे छोड़ दिया और चलना जारी रखा। कुछ ही मिनट बाद मैंने अपनी मुंडी घुमाई और पीछे देखा। सनकी महाशय अभी तक वहीं खड़ा था जहां हमने उसे छोड़ा था। आपने हमें जो बताया उनके हिसाब से मैंने सोचा कि उसे सनकी कहना उचित ही होगा, श्री नस्कर ने कहा। लेकिन अब मैं सोचता हूँ ये उससे भी कहीं बढ़कर है। शाम के 9 बजे का समय था। मैंने अभी अपना डिनर ग्रहण किया था। एक पान अपने मुंह को अर्पण किया था और एक जासूसी उपन्यास पढ़ते पढ़ते सोने की तैयारी कर रहा था कि तभी एक बहरा आया और उसने मुझे बताया कि कोई मुझसे मिलना चाहता है। मैं अपने कमरे से बाहर आया और सनकी महाशय को मेरी प्रतीक्षा करते हुए देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। रात के 9 बजे मेरे होटल में उसका क्या काम? वो अभी तक कुछ स्तब्ध लग रहा था। क्या हम कहीं बैठकर अकेले में कुछ बात कर सकते हैं? उसने पूछा। हम बाहर जाकर भी बात कर सकते हैं, लेकिन फिर बारिश हो रही है। मैंने उसे अपने कमरे में बुला लिया। बैठने के बाद उसने राहत की सांस ली और उसने कहा, क्या आप मेरी नाड़ी महसूस कर सकते हैं कृपया? मैंने उसका हाथ लिया और स्पर्श से ही मुझे पता लग गया कि उसे तेज बुखार है। मेरे पास एनासिन है, क्या आप भी गोली लेना चाहेंगे? मैंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा। उस आदमी को हंसी आ गई। नहीं, इस समय कोई गोली असर नहीं करेगी। ये ज्वर कल सुबह से पहले नीचे नहीं उतरेगा, फिर मैं एकदम ठीक हो जाऊंगा। लेकिन मुझे इस ज्वर या बुखार की चिंता नहीं है। मैं आपके पास डॉक्टरी इलाज के लिए नहीं आया हूँ। मुझे वो अंगूठी चाहिए। अंगूठी? कौन सी अंगूठी? मेरे चेहरे पर आए हैरानी के भाव को देखकर सनकी महाशय खींच गया था। वो आदमी, नस्कर या टस्कर जो भी आप है नाम उसका, सनकी ने कुछ अधीरता से कहा। क्या आपने उसकी अंगूठी नहीं देखी? वो एक मामूली सस्ती और पुरानी अंगूठी है। कोई बहुमूल्य पत्थर या हीरे नहीं जड़े हैं उसमें, लेकिन मुझे वो अंगूठी चाहिए। अब मुझे याद आया, हाँ, नस्कर ने अपने सीधे हाथ की उंगली पर चांदी की एक अंगूठी पहनी हुई थी। सनकी महाशय भी बोले जा रहा था। मैंने जब उससे हाथ मिलाया, मैं अपनी हथेली पर उसकी अंगूठी की रगड़ महसूस किए बिना नहीं रह सका। उसी समय मुझे ऐसा लगा कि मेरा सारा शरीर फट जाएगा। फिर वही पहले वाली बात हुई। मैं बेहोशी में चला गया और तरह तरह के दृश्य देखने लगा जो मेरी आंखों के आगे आ रहे थे। लेकिन दृश्यों का पूरा सिलसिला समाप्त होने के पहले ही विपरीत छोर से एक जीप आई और उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तो आपने पूरी घटना नहीं देखी? नहीं, लेकिन जितना भी देखा वो काफी बुरा था। मैं आपको बता दूं, ये एक हत्या थी। मैंने हत्यारे का चेहरा नहीं देखा, मैंने उसका केवल हाथ देखा जो पीड़ित की गर्दन को जकड़ने के लिए आगे बढ़ रहा था। उसके हाथ पर वही अंगूठी थी। पीड़ित अर्थात हत्या के शिकार ने एक राजस्थानी टोपी पहनी हुई थी और सुनहरी फ्रेम का चश्मा पहन रखा था। उसकी आंखें उभरी हुई थी। चीखने के लिए उसका मुंह खुला हुआ था। उसके नीचे के दांत पर सोना चढ़ा हुआ था। मैंने बस यही देखा। मुझे वो अंगूठी हर हालत में चाहिए। कुछ पल के लिए मैंने सनकी महाशय को घूरा, फिर कहा, देखो मिस्टर मुखर्जी, अगर आपको वो अंगूठी चाहिए तो आप नस्कर से खुद क्यों नहीं मांग लेते? मैं नस्कर को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि आपके शौक से उसे कोई सहानुभूति होगी। ऐसी स्थिति में मेरे मांगने का कोई फायदा नहीं है। बेहतर होगा यदि आप... बहुत खेद है मुखर्जी महोदय, मैंने सीधे स्पष्ट बोलते हुए उसे बीच में टोक दिया। अगर मैं नस्कर के पास गया और उससे अंगूठी देने के लिए कहा, तब भी बात बनने वाली नहीं है। कुछ लोगों को अपनी चीज़ों से बहुत अधिक जुड़ाव होता है।
शायद नस्कर अपनी अंगूठी देना ना चाहे। अगर ये कोई ऐसी वस्तु होती जिसका इस्तेमाल वो वास्तव में रोजाना नहीं कर रहा होता तो शायद वो मैं अचानक हो गया। संगी महाशय ने एक पल भी बेकार नहीं किया। उसने ठंडी आह भरी, उठकर खड़ा हुआ और अंधेरी गीली रात में मेरे होटल से निकलकर गायब हो गया। उसकी मांग वास्तव में विलक्षण थी। मैंने अपने मन में सोचा, सड़क किनारे से चीजें उठाकर इकट्ठा करना एक बात थी, लेकिन अगर कोई किसी चीज का इस्तेमाल कर रहा है तो उस चीज की मांग सिर्फ इसलिए करना गलत था कि अपने भंडार में एक और चीज जुड़ जाए। इसी मामले में किसी ने भी उसकी मदद नहीं की होती। इसके अलावा नस्कर बाबू कोई कल्पनाशील आदमी नहीं लगते थे। उनसे ये अपेक्षा करना मूर्खता थी कि वो बात को समझेंगे और अपनी अंगूठी उतार कर दे देंगे। अगली सुबह ये देखकर कि बादल छितरे हुए हैं और दिन खिला खिला है, मैं एक प्याला चाय के बाद सैर के लिए निकल गया। मेरा उद्देश्य बर्च हिल तक जाना था। मॉल पर लोगों का जमघट था। मुझे सावधानी से चलना पड़ रहा था ताकि चलने वाले मेरे जैसे दूसरे पैदल चलने वालों से टकरा न जाऊं। कुछ मिनट चलने के बाद मैं ऑब्जर्वेटरी हिल के पश्चिम की ओर जाने वाले मार्ग पर पहुंच गया। ये मार्ग अपेक्षाकृत शांत था। संगी महाशय का उदास चेहरा बार बार मेरी दृष्टि में गूंजता रहा। अगर संयोगवश नस्कर से मेरी भेंट हो जाए तो शायद मैं उसे अंगूठी के बारे में उनसे बात कर लूंगा। ये कोई बहुत बड़ा सौदा नहीं होगा। हो सकता है कि अंगूठी देने में उसे कोई आपत्ति ना हो। मैं भली भांति कल्पना कर सकता हूँ कि अगर मैं अंगूठी लाकर संगी महाशय को सौंप दूं तो उसके चेहरे का क्या भाव प्रकट होगा। मुझे अपने बचपन में डाक टिकट एकत्रित करने का शौक था, इसलिए मुझे संग्रहकर्ता की सनक के बारे में कुछ कुछ पता है। कभी कभी किसी व्यक्ति की सनक मनोग्रस्ती अर्थात शौक में बदल जाती। एक बात और थी, संगी महाशय किसी की पीछ टांग नहीं आता था। वो अपने बावले शौक के साथ ही अकेले खुश था। वो किसी दूसरे को हानि पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहा था, और ये शायद पहली बार था कि वो किसी दूसरे की वस्तु को पाने के लिए ललचा रहा था। हालांकि वो कोई मूल्यवान वस्तु नहीं थी। सच कहूं तो पिछली रात में उस निष्कर्ष पर पहुंचा कि संगी महाशय के पास कोई अलौकिक शक्ति नहीं है। उसका संग्रह केवल उसकी अनोखी कल्पना पर आधारित है, लेकिन उससे उसे यदि खुशी एवं संतुष्टि प्राप्त होती है तो किसी को क्यों आपत्ति होनी चाहिए। मैंने बर्च हिल पर चहलकदमी करते हुए करीब 2 घंटे बिता दिए, लेकिन नस्कर की नजर नहीं आई। मॉल पर लौटते हुए मुझे पुनः भीड़ के बीच अपना रास्ता पकड़ना पड़ा। तथापि इसी समय भीड़ में अनेक लोग किसी बात को लेकर उत्तेजित हो रहे थे। लोगों के झुंड इधर उधर बिखर गए थे और गुस्से से भरे हुए किसी विषय पर चर्चा कर रहे थे। जैसे मैं कुछ अधिक निकट पहुंचा, मैंने पुलिस, जांच पड़ताल और हत्या जैसे शब्द सुने। उस भीड़ में मुझे एक वृद्ध सज्जन दिखे। मैंने उनसे जानने का निश्चय किया कि आखिर हुआ क्या है। उन लोगों का कहना है कि एक संदिग्ध अपराधी कलकत्ता से भागकर यहाँ आ गया है। पुलिस उसका पीछा करते हुए आई और अब उसे हर जगह खोज रही है। उस भद्र पुरुष ने मुझे बताया, क्या आप उसका नाम जानते हैं? उसका असली नाम तो मुझे पता नहीं। मैं समझता हूँ स्वयं को नस्कर कहता है। मेरा दिल उछलकर मेरे मुंह में आ गया। केवल एक व्यक्ति था जो मुझे अधिक जानकारी दे सकता था, डॉक्टर मौलिक। संयोग ऐसा हुआ कि मुझे उनके घर जाना नहीं पड़ा। वो और खस्तगीर दोनों मुझे एक रिक्शा स्टैंड के पास मिल गए। जरा सोचिए, डॉक्टर मौलिक ने विस्मय से कहा, कल ही तो वो मेरे घर आया था और चाय पीकर गया था। कुछ समय पहले वो पेट दर्द की शिकायत लेकर मेरे पास आया था। उसने कहा था कि वो शहर में नया है, अतः मैं उसका उपचार किया और सोचा कि कुछ दूसरे लोगों से उसका परिचय करा दूं। ये कल ही की बात है, खुदा की कसम। और अब ये, क्या वो गिरफ्तार हो चुका है? मैंने उत्सुकता से पूछा। नहीं, अभी तक नहीं। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। वो अभी तक दार्जिलिंग में है, अतः वे देर सवेर उसे खोज लेंगे। परेशानी की कोई बात नहीं। डॉक्टर मौलिक खस्तगीर के साथ चले गए। मेरी धड़कन की गति तेज हो गई। ये सिर्फ इतनी बात नहीं थी कि नस्कर खान कहाँ छिपा हुआ था, उसने किसको मारा था, उसने किस तरह मारा था। 3:30 बजे मेरे होटल के मैनेजर मिस्टर सोंधी ने मुझे खबर दी, पुलिस ने वो घर खोज लिया है जहाँ नस्कर ठहरा हुआ था। ठीक उस घर के पीछे एक गहरा गड्ढा था। नस्कर का शव उस गड्ढे में पाया गया था। उसका सिर कुचला हुआ था। तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। कोई उसे आत्महत्या कह रहा था तो कोई इसे क्षणिक पागलपन बता रहा था। कुछ लोगों का कहना था कि वो निकल मारने के चक्कर में गिरकर मर गया।
स्पष्ट थे उसका अपने व्यवसाय में साझेदार के साथ कुछ मतभेद था। नस्कर ने उसकी हत्या कर दी थी, उसकी देह को छिपा दिया था और भागकर दार्जिलिंग चला आया था। पुलिस ने कलकत्ता में अंततः उसके शव को ढूंढ निकाला और नस्कर की तलाश शुरू कर दी। अब मुझे सन की महाशय से मिलना ही था, हर हालत में मिलना था। मैंने उसके शब्दों को खारिज नहीं कर सकता था। स्विट्जरलैंड और वोल्टेयर में घटी घटनाएं भले ही मनगढ़ंत रही हो, दार्जिलिंग में पाउले की मौत के बारे में हो सकता है उसने सुन लिया हो, लेकिन उसने ये कैसे जाना कि नस्कर एक हत्यारा था। 5 बजे के लगभग भारी बरसात एक बूंदाबांदी में बदल गई। मैं अपने होटल से निकलकर दोबारा सन की महाशय के घर की ओर चल पड़ा। इस बार दरवाज़ा तत्काल खुल गया। सन की महाशय मुझसे मुस्कुराकर मिला और उसने ये भी कहा, अंदर आओ मेरे दोस्त, अंदर आओ, मैं अभी आपके बारे में ही सोच रहा था। मैंने अंदर कदम रखा। अंदर लगभग अंधेरा था। मेज पर एक इकलौती मोमबत्ती झिलमिल कर रही थी। बिजली नहीं है, सन की महाशय ने फीकी मुस्कान के साथ बतलाया। उन्होंने बिजली सप्लाई अभी दोबारा जोड़ी नहीं है। मैंने बेंत की एक कुर्सी खींची और उस पर ठीक से बैठने के बाद कहा, क्या आपने सुना है टस्कर के संबंध में? मैंने कुछ भी सुनने की आवश्यकता नहीं समझी, मुझे पहले से सारा किस्सा मालूम है। फिर भी मैं उसके प्रति आभारी हूँ। आभारी? मुझे हैरानी हुई। उसने मेरे खजाने में रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण वस्तु दी। आपको दी है? मेरा गला अचानक सूख गया। वो यहाँ है, उस मेज पर, देख लो। मैंने दोबारा मेज पर दृष्टि डाली। मोमबत्ती के आगे नोटबुक थी और उसके खुले पन्ने पर श्रीमान नस्कर की अंगूठी रखी थी। मैं सारा ब्यौरा दर्ज कर रहा था। मध्य संख्या 173, सन की महाशय ने कहा। एक सवाल मुझे परेशान कर रहा था। क्या मतलब है आपका? उसने ये अंगूठी आपको दी? उसने कब ऐसा किया? खैर, स्वाभाविक है, उसने स्वेच्छा से अंगूठी मुझे नहीं सौंपी, मुझे बल प्रयोग करना पड़ा। सन की महाशय ने हाँ भरी। उसकी ये बात सुनकर मैं पूरी तरह स्तब्ध और अवाक रह गया। खामोशी के उस दौर में सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। मुझे अपने कानों आने की खुशी है, मुझे आपके आने की खुशी है। मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, इसे आप अपने पास रखें। सन की उठा और एक अंधेरे कोने में खो गया। मैंने एक हल्की खड़खड़ाहट सुनी और फिर उसकी आवाज़। ये वस्तु निश्चित रूप से मेरे संग्रह में रखने योग्य है, किंतु मैं अपने ऊपर इसका प्रभाव सहन नहीं कर सकता। मेरा तापमान ऊंचा चढ़ने लगता है और एक अत्यंत अप्रिय दृश्य मेरी आंखों के सामने उभर आता है। वह अंधेरे से निकला और एक बार फिर मोमबत्ती के निकट खड़ा हो गया। उसका सीधा हाथ मेरी ओर बढ़ा हुआ था। उसकी उंगलियां पुरानी जानी पहचानी भारी छड़ी के चारों ओर कसकर लिपटी हुई थी। मोमबत्ती की मंद रोशनी से ही मैं बता सकता था कि उस छड़ी की मूठ पर पड़े लाल धब्बे कुछ और नहीं, बल्कि सूखे हुए खून द्वारा छोड़े गए निशान थे।